गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। ये है 12th स्टैंडर्ड मैक्रो का लेक्चर एंड हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले उसका मतलब समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बेसिकली आप एक डब्बा प्रिपेयर कर रहे हो, जिस डब्बे में अब जितने भी पैसे आपकी कंट्री से जा रहे हैं एज पेमेंट्स, जितने भी पैसे आपकी कंट्री में आ रहे हैं, आप सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। किसी भी वजह से चाहे पैसा बाहर गया है, किसी भी वजह से चाहे पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है, सब ट्रांजैक्शंस को जहां हम रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, उस डब्बे का हमने नाम क्या रखा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। उसके बाद हमने उसके कंपोनेंट्स देखे कि उस डब्बे में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होने के कारण हमने एक सेपरेशन क्रिएट किया हुआ है कि एक नेचर की ट्रांजैक्शंस एक तरफ, दूसरे नेचर की ट्रांजैक्शन एक तरफ। यानी कि जो ट्रांजैक्शंस फ्यूचर में कोई क्लेम जनरेट नहीं कर रहे, उन सबको हमने रिकॉर्ड किया करंट अकाउंट में। जो किसी ना किसी तरीके का फ्यूचर क्लेम अराइज कर रही है, एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क डाल रही है, वो सारी ट्रांजैक्शंस हमने डाली कैपिटल अकाउंट में। देन हमने समझा कि करंट अकाउंट क्या है, किस किस तरीके की ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आने वाली है, किस किस तरीके के बैलेंसेस हमें ढूंढने को कहा जा सकता है करंट अकाउंट के केस में। एंड हमने बात की कि कैपिटल अकाउंट क्या है, किस तरीके से कैपिटल अकाउंट में हमें चीजों को लिखना है। नाउ लास्टली हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को आज के लेक्चर में कंक्लूड करने के लिए समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस कब होगा और किस केसेस में वो सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है, यानी कि अनबैलेंस्ड पेमेंट क्या हो सकती है। समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, अभी हमने बात क्या किया कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ये ही दोनों हमारे क्या बन जाते हैं, साथ मिलकर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बन जाते हैं। इन दोनों अकाउंट्स में हमने लिखा क्या हुआ है, सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज लिखे हुए हैं, हाँ या ना, यानी कि सारे प्लस और सारे माइनसेस लिखे हुए हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हमारा डब्बा है, जब हम हिसाब किताब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं दोस्तों, हमने पहले भी समझा, आप और मैं दोस्तों हम लोग बहुत सारा पैसा लेन देन कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में, वैसे भी डोनेशन के रूप में, गिफ्ट के रूप में बहुत ज्यादा पैसा क्या कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। तो हम जिस जगह पर वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो क्या है, एक अकाउंट है। उसी तरीके से कंट्री ये सारा जहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करिए वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिकॉर्डेड है वो बैलेंस्ड कब होगा, आपका और मेरा अकाउंट बैलेंस कब होगा, बराबर कब होगा, जब हम क्या बोलेंगे कि जितना मेरा पैसा आया उतना ही पैसा गया। यानी कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज जब बराबर हो जाते हैं तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या कहलाता है, बैलेंस्ड कहलाता है। इस केस में जब आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अमाउंट क्या आ जाएगा, जीरो, ना कुछ लेना ना कुछ देना। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो बैलेंस्ड हमें समझ में आ गया, यानी कि आइडियली हमें चाहिए करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट को करके क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ जीरो ना आए, अगर जीरो नहीं आएगा तो या तो क्या आएगा, जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी, या फिर क्या आएगी, जीरो से छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या है कि हमारा क्या है, जो भी मनी का इनफ्लो है वो क्या है, ज्यादा है, पैसा आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, पैसा देश में आ ज्यादा रहा है। अगर नेगेटिव साइन है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा आउटफ्लो ज्यादा है, पैसा देश में से भी बाहर जाने वाला है। तो जब भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बना रहे हो, अपने सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज रिकॉर्ड कर रहे हो, उस केस में अगर पॉजिटिव बैलेंस आया, पॉजिटिव हम इसको क्या कहेंगे, बीओपी, अगर आया पॉजिटिव तो देश में इनफ्लो ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पैसा है। तो यहां पर क्या होता है, आरबीआई जो हमारी बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या करता है, जब भी बजट इम्बैलेंस होगा, यानी कि चाहे इनफ्लो ज्यादा हो चाहे आउटफ्लो ज्यादा हो, जब भी बजट जीरो नहीं होगा ना, तो ये महाराज आ जाते हैं, ये कहते हैं अरे आपके पास पैसा क्या है, एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, आपके पास इनफ्लो ज्यादा हुआ है, एक काम करो ना मुझे दे दो। तो ये क्या आता है, बीओपी में अपना एक अकाउंट डालता है, अपनी एक ट्रांजैक्शन डालता है नाम से ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट।
ये अकाउंट होता है आरबीआई का। आरबीआई कहते हैं अच्छा आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, एक काम करो वो सारा का सारा पैसा मुझे दे दो। यानी कि अगर बीओपी का वैल्यू आ गया 10, यानी कि 10 पॉजिटिव आ गया, कुछ ना कुछ हमारे पास इनफ्लो क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो आरबीआई पहुंच जाएगा, बोलेगा 10 रुपए ज्यादा आपके पास, एक काम करो आप वो 10 रुपया मुझे दे दो। ये नाम लिखेगा, ये रीजन लिखेगा उस रिकॉर्ड में और 10 रुपए बाहर निकाल लेगा। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आपको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दिख रहा है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट दिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में, मतलब आपके देश के इनफ्लोज क्या थे, ज्यादा थे, पैसा आया ज्यादा था, इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, पैसा निकाल, यहां से निकाल लेगा अपने जो आरबीआई के पास अकाउंट है जहां पर वो फॉरेन एक्सचेंज रख रहा है सर, वहां पे जाके क्या करेगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को ये वाले 10 रुपए जो यहां से निकाले वो यहां पे जाके डाल देगा। किसको बात समझ में नहीं? लेकिन व्हाट इफ अगर पॉजिटिव बैलेंस ना आकर क्या आ जाए, पॉजिटिव बैलेंस की जगह हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव बैलेंस आ जाए। यानी कि क्या हो रहा है, इनफ्लो ज्यादा नहीं हो रहा, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, देश से पैसा भी बाहर जाना है, दिया नहीं है, जाना है बाहर और पैसा। तो आरबीआई क्या करेगा, अच्छा नेगेटिव बैलेंस है, तुम लोगों के पास 10 रुपए कम पड़ रहा है, एक काम करते हो, कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है ना, मैं तुम्हें दे देता हूं। यहाँ पे -10 था, आरबीआई क्या करेगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का रीजन देके +10 लिख लेगा। यानी कि यहां से अपने अकाउंट में से आरबीआई ने क्या किया, 10 रुपए निकाले एंड बीओपी में क्या कर दिया, 10 रुपए नेगेटिव था, इसीलिए अपना 10 रुपए यहां पर डाल दे, बोला दे दो पेमेंट दे दो। बेसिकली सिस्टम समझने की कोशिश करें तो यहां पर हो क्या रहा है, अगर हमें बैलेंस्ड बीओपी चाहिए, बैलेंस्ड बीओपी हमारा गोल है। बैलेंस्ड बीओपी कब होगा, जब हमारा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाए, कैपिटल अकाउंट 0 हो जाए। लेकिन इन केस वो 0 नहीं है तो हमारा बीओपी बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड बीओपी। तो इस केस में या तो क्या होगा, बीओपी सरप्लस होगा या फिर क्या होगा, डेफिशिट होगा। सरप्लस का मतलब क्या है, इनफ्लोज ज्यादा होंगे, कुछ ना कुछ बीओपी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। डेफिशिट में क्या होगा, बीओपी के पास पैसा कम पड़ रहा है, कुछ ना कुछ हमारे पास आउटफ्लोज जो है वो क्या है, ज्यादा है पैसे का। इस केस में अगर बजट हमारा बीओपी हमारा अनबैलेंस्ड है तो हमारी क्या करती है, आरबीआई इंटरफेयर करती है। आरबीआई इंटरफेयर करके अकाउंट बनाती है यहां पे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अगर तो सरप्लस है तो कुछ पैसा निकाल लेगी इस नाम से, अगर डेफिशिट है तो कुछ पैसा डाल देगी। एंड मान लो 10 पॉजिटिव था, इन्होंने क्या कर दिया, -10 कर दिया, बीओपी क्या हो गया, यानी कि बेसिकली इस आइटम के डलने की वजह से बीओपी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। हम क्या चाहते थे कि बीओपी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, हो गई। एंड ऑफ द डे आप हमेशा क्या करना चाहते हो, एक बैलेंस्ड बीओपी अचीव करना चाहते हो। अगर वो खुद ब खुद नहीं आ रहा, अगर बीओपी सरप्लस या फिर डेफिशिट है तो आरबीआई क्या करेगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को यूज करेगा, जो उसने फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन किया हुआ है उसको क्या करेगा, इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए यूज कर लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो बीओपी में हमने कितने अकाउंट्स बनाए, 2 अकाउंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये जो तीसरे अकाउंट की हम बात कर रहे हैं इसे बोला जाता है बिलो दी लाइन आइटम। इसे क्या बोला जाता है, बिलो दी लाइन आइटम। ये सारी जो बाकी की ट्रांजैक्शंस होती है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वाली, उन सबको कहा जाता है अबव दी लाइन आइटम्स। बेसिकली क्या हो रही है, वो खुद ब खुद होने वाली ट्रांजैक्शंस है। ये वाला जो अकाउंट है ये आरबीआई ने जानबूझकर डाला है बीओपी को एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, मतलब बीओपी हर केस में क्या हो रहा है, बैलेंस तो
हो ही रहा है। लेकिन जब भी क्या नोटिस करना है यहाँ पे, अगर आपके क्वेश्चन में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट डला हुआ है, इसका मतलब बजट बैलेंस, सॉरी बीओपी बैलेंस्ड नहीं है। क्या समझने की बात है यहाँ पे, बीओपी बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आया है ऑफिशियल रिजर्व का तो मतलब बीओपी सरप्लस था। अगर ऑफिशियल रिजर्व का पॉजिटिव अमाउंट आया मतलब बीओपी डेफिशिट था। ये तो हमने क्या किया हुआ, आरबीआई ने क्या किया हुआ, एडजस्टमेंट किया हुआ। किसको बात समझ में आ रही है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कई बार तो करंट कैपिटल के बिल्कुल एंड में लाइक अलग से लिखा जाता है, कई बार इसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनाकर ही दिखा देते। क्या कहना चाह रही हूं, यानी कि फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट लिख लिया आपने, कैपिटल अकाउंट की आइटम्स लिख ली एंड रिजल्टेंटली आपके पास क्या आ गया, सरप्लस या फिर डेफिसिट आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट लिखते हैं जो भी अमाउंट है एंड बैलेंस क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। कई बार तो इस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बुक्स में या कई टीचर्स हमें किस तरीके से इसे अटेम्प्ट कराएंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या पार्ट ही है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अगर ऐसा लिखा जाएगा इस केस में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट ही बन गया, तो बीओपी में सरप्लस है या डेफिसिट है हमें पता ही नहीं चलेगा, वो यहां पर ही क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इसमें ऑफिशियल रिजर्व का कुछ ना कुछ अमाउंट है एंड बीओपी एंड ऑफ द डे जीरो आ रहा है, आप बोलो अरे करंट है, कैपिटल है, जीरो आ, डन डन डन, ये तो क्या है, बीओपी बैलेंस्ड है। नहीं, बीओपी अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहां पर ऑफिशियल रिजर्व का कुछ ना कुछ अमाउंट डला हुआ है। बस क्या कर दिया, उसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनाकर ही डाल दिया। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? क्या क्या बात कर ली हमने, बैलेंस्ड बीओपी समझा, अनबैलेंस्ड बीओपी समझा, जिसमें सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। सरप्लस अगर है, कुछ ना कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू पड़ी हुई है, आरबीआई उसे बाहर निकाल लेगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट डाल के। कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा दे देगा, बोलेगा लो लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो एक छोटी सी दो टर्म्स हम यहाँ पर और ऐड करते हैं, कई बार इसका डिफरेंशिएशन पेपर में पूछा गया, पूछ लिया जाता है। वो क्या है, ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखो, ऑटोनॉमस शब्द का मतलब होता है, जैसे आप लोग पढ़कर आए, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, खुद ब खुद होने वाली चीजें। क्या होने वाली चीजें, जो चीजें अपने आप एग्जिस्ट कर रही हैं। अकोमोडेटिंग का क्या मतलब होता है, जब हम चीजों को एडजस्ट करते हैं। तो बीओपी की अगर मैं बात करूं, उसमें इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, कौन कौन सी आइटम्स ऑटोनॉमस हो रही है, जितनी भी करंट अकाउंट में चीजें हैं, जितनी भी कैपिटल अकाउंट में चीजें हैं, ये हम एडजस्टमेंट के हिसाब से नहीं कर रहे। ये हमारा मोटिव है प्रॉफिट लॉस को देखते हुए, हमें जितना लग रहा है एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, एसेट बेचना चाहिए, लायबिलिटी ले लेनी चाहिए सर पे, जो हमें ठीक लग रहा है हम कर रहे हैं। कुछ भी एडजस्टमेंट वहां पर हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस दिमाग में है, उस हिसाब से सारी ट्रांजैक्शंस होती जा रही है। इसलिए सारा करंट अकाउंट, सारा कैपिटल अकाउंट में जितनी भी आइटम्स है, सब कहां आ जाएंगी, ऑटोनॉमस आइटम्स के अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें एडजस्टमेंट के लिए कौन सी आइटम डाली जाती है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। हमने अभी समझा क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आरबीआई डाल रहा है जानबूझकर, ताकि वो क्या कर सके, एडजस्टमेंट कर सके बीओपी के अंदर। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? एकदम हमें क्लियर हो रहा है कि अकोमोडेटिंग आइटम्स में हम किसे इंक्लूड कर रहे हैं, हम ऐसी आइटम्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आरबीआई क्या करेगा, प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं, बीओपी को बैलेंस करने के लिए जानबूझकर डाल रहा है। जबकि अगर ऑटोनॉमस आइटम्स की बात करें तो ये खुद ब खुद होने वाली ट्रांजैक्शंस है, जो हम इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कोई भी किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग की, अपना फायदा नुकसान सोच के जो भी आइटम्स जा रही हैं, आ रही हैं, जो भी लेना देना कंडक्ट हो रहा है, वो सब किस में आ जाएगा, ऑटोनॉमस आइटम्स के अंदर आ जाएगा। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है। इन सारी ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। इसको हम क्या बोलते हैं,
बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये बिलो द लाइन आता है ना, करंट कैपिटल के बाद आता है ना एडजस्टमेंट के लिए। हाँ है ना, किसको बात समझ में आ गई? यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है चीजों की, यहाँ पर किसी भी चीज की बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही। आरबीआई के पास अपना डब्बा है जिसमें उसने पैसे रख रखे, एक्सेस हुआ तो निकाल के उस डब्बे में डाल देगा, कम पड़े तो डब्बे से निकाल के उसे दे देगा, एज सिंपल एज दैट। बीओपी एक छोटा सा चैप्टर है, कुल मिला के यही टॉपिक्स थे जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। नाउ कल से अपन लोग क्या करेंगे, देखो चैप्टर्स हमने एक बार सारे रिवाइज कर लिए, फर्स्ट से लेके बीओपी तक ऑनलाइन क्लास में हमने सारे लाइव लेक्चर्स में सारे डिस्कस कर लिए, प्लस इन सब की वीडियोस भी साथ साथ अपलोड हो गई हैं। हाँ या ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो आपके लेक्चर्स है वो सारे अपलोड हो चुके हैं। इतनी बात में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हम लोग करेंगे क्या, ये वाला जो एक हफ्ता है इसमें अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिए, अब इनके देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखो बेसिक क्वेश्चंस हम कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, दिक्कत क्या आती है कि इकोनॉमिक्स में कई बार क्वेश्चन इस भाषा में पूछा जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता। शायद अगर वो क्वेश्चन का कोई मतलब हमें समझा दे तो हम जवाब दे देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि भाई पूछ क्या रहा है हमसे ये क्वेश्चन। तो हमारा इस हफ्ते में मुद्दा क्या होगा कि 2, 3, 4 जितने भी चैप्टर्स अपन कवर कर सकते हैं, अपना मुद्दा होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करें एंड समझे कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है। मुद्दा ये नहीं होगा कि पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस करने या कुछ भी, मुद्दा ये होगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस हमें समझ ही नहीं आते हैं तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते हैं। अगर कोई हमें क्वेश्चन समझना सिखा दे फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना एफर्ट क्या रहेगा, अपन ने बीओपी फ्रेश किया, बीओपी से ही स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, इस तरीके से मूव करेंगे। अब पीछे की तरफ से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके की लैंग्वेज में वो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। बीओपी एक बार थॉरली जरूर पढ़ लिए, कल इसके क्वेश्चंस डिस्कस करें। मिलते हैं गाइस।